नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। राजस्थानी जनजीवन के रीति रिवाज, जन्म से लेकर मृत्यु तक, इंसान की इस पूरी जर्नी को मुख्य रूप से 16 संस्कारों में बांटा गया है। ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो तय करता था कि समाज में एक व्यक्ति अपना जीवन कैसे जिएगा। तो चलिए सीधा इस अद्भुत यात्रा में गोता लगाते हैं। स्क्रीन पर इन ओरिजिनल हस्तलिखित नोट्स को देखिए। यही आज की हमारी चर्चा का बेस है। इस कमाल के डॉक्यूमेंट में जीवन भर की परंपराओं को बहुत ही सलीके से 16 अलग-अलग कैटेगरीज में रखा गया है। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या फिर बस अपनी संस्कृति को करीब से जानना चाहते हों, ये नोट्स सच में एक खजाने की तरह हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या रहेगा? हम शुरुआत करेंगे मानव जीवन के 16 संस्कारों के दर्शन से, फिर जन्म और बालपन के रिवाज देखेंगे, उसके बाद शिक्षा और युवावस्था के संस्कार, फिर हम पहुंचेंगे विवाह की पारंपरिक रस्मों पर और आखिर में मृत्यु से संबंधित अंतिम संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, मानव जीवन के 16 संस्कार। इसका ब्रॉड दर्शन क्या है? देखिए, ये पूरा सिस्टम इस विश्वास पर टिका है कि हर एक संस्कार इंसान को जीवन के अगले फेज के लिए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक, पूरी तरह से तैयार और शुद्ध करता है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। ये संस्कार बच्चे के पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला है गर्भाधान। हमारे नोट्स बताते हैं कि मेवाड़ इलाके में इसे भूरट उधा भी कहा जाता है। इसके बाद गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे महीने में पुष्य नक्षत्र में होता है पुंस्वन संस्कार, और फिर 7वें महीने में सीमंतोन्नयन, जिसे अग्रणी संस्कार भी कहते हैं, जो बेसिकली होने वाली मां को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। जन्म से पहले के इन संस्कारों के बाद अब आते हैं भाग 2 पर, जन्म और बालपन के रिवाज, यानी एक नई शुरुआत। देखते हैं कि जब घर में कोई नया मेहमान आता है तो उसे परिवार और समाज से कैसे जोड़ा जाता है। जन्म के तुरंत बाद जो सबसे पहली चीज होती है वो है जातक कर्म। इसमें परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग बच्चे को शहद, घी और अजवाइन मिलाकर चटाता है, जिसे आम भाषा में घुट्टी देना भी कहते हैं। फिर 9वें या 10वें दिन होता है नामकरण, और इसके करीब 2-3 महीने बाद आता है निष्क्रमण, जहां बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जाकर सूर्य या चांद के दर्शन करवाए जाते हैं। इसे जलवा पूजन या कुआं पूजन भी कहते हैं। और आखिर में 1 से 5 साल की उम्र के बीच चूड़ा कर्म होता है, यानी बच्चे का जड़ूला उतारा जाता है। हमारे ओरिजिनल सोर्स में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक फैक्ट्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे नहान या नहावन। ये बच्चे के जन्म के 9वें दिन घर की शुद्धि के लिए करवाया जाने वाला स्नान है। एक कमाल का फैक्ट ये है कि कोटा के सांगोद में नहान महोत्सव काफ़ी फेमस है। इसके अलावा 5-6 महीने में अन्नप्राशन होता है, यानी पहली बार मीठा अन्न खिलाना। फिर 5-6 साल की उम्र में कर्णभेद यानी कान छिदवाना। और हाँ, एक ज़रूरी टर्म दशोटन। जड़ोला उतारते वक्त कुल देवता के मंदिर में जो खास दावत दी जाती है ना, उसे दशोटन कहते हैं। एग्जाम के नजरिए से ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन की इन प्यारी रस्मों से आगे बढ़ते हुए हम आते हैं भाग 3 पर, शिक्षा और युवावस्था के संस्कार। ये वो फेज है जब एक बालक गुरुकुल जाने और दुनियादारी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। इस एजुकेशनल जर्नी के स्टेप्स काफी क्लियर हैं। शुरुआत होती है उपनयन या यज्ञोपवीत से, जहां बालक जनेऊ पहन के अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है। फिर वो गुरुकुल जाकर वेदारंभ करता है। टीनेज में पहुंचने पर केशांत संस्कार होता है, जहां पहली बार दाढ़ी मूंछ काटी जाती है और गुरु को गाय दान में दी जाती है, जिसे गोदान भी कहते हैं। और फाइनली समावर्तन, जब पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो लड़का एक शिक्षित युवा बनकर अपनी गृहस्थी बसाने के लिए तैयार होकर घर लौट आता है। अगर हम ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो हमारे नोट्स में साफ साफ दर्ज हैं, तो उपनयन यानी जनेऊ पहनने की उम्र वर्ण के हिसाब से अलग अलग तय थी। ब्राह्मणों के लिए 8 साल थी, क्षत्रियों के लिए 11 साल और वैश्यों के लिए 12 साल। ये डेटा हमें उस वक्त के सोशल स्ट्रक्चर की एकदम फैक्चुअल और साफ तस्वीर दिखाता है। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, विवाह की पारंपरिक महत्वपूर्ण रस्में, यानी जीवन का 15वां और सबसे बड़ा सोशल माइलस्टोन, पाणी ग्रहण। इसके आसपास इतनी सारी रस्में और इतनी भारी भरकम शब्दावली बुनी गई है कि आप हैरान रह जाएंगे। विवाह कोई एक दिन का इवेंट तो होता नहीं है, ये रस्मों की पूरी एक सीरीज है। शुरुआत होती है हल्दायत या पीठी से, जिसमें जौ का आटा, हल्दी और तेल मिलाकर लगाया जाता है। फिर आती है बिंदौरी, जहां दूल्हा घोड़ी पर बैठ के पूरे गांव में घूमता है।
बारात जब पहुंचती है तो लड़की वाले जो स्वागत करते हैं उसे सामेला या मधुपर्क कहा जाता है। और फिर आता है मेन इवेंट, पाणी ग्रहण, जहां वर और वधू विवाह के उन 7 बंधनों में हमेशा के लिए बंध जाते हैं। विवाह की रस्मों में एक बहुत ही खास और कल्चरली यूनिक शब्द आता है, ओलिंदी। देखिए, जब नई नवेली दुल्हन विदा होकर पहली बार ससुराल जाती है तो उसे वहां अकेलापन फील ना हो, इसके लिए उसके मायके से एक लड़की या लड़के को साथ भेजा जाता है। इसी को ओलिंदी कहते हैं। सोचिए, उस जमाने में भी लोगों के इमोशनल सपोर्ट का कितना ध्यान रखा जाता था। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस को समझना जरूरी है, खासकर अगर आप प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एक होती है नॉर्मल विदाई, जो शादी के तुरंत बाद हो जाती है, लेकिन पहले के टाइम पे गौणा या मुकलावा का रिवाज था। अगर लड़की नाबालिग है तो शादी तो कर दी जाती थी, लेकिन वो रहती मायके में ही थी। जब वो बालिग हो जाती थी, सिर्फ तभी उसे पहली बार ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ ससुराल भेजा जाता था। इसे मुकलावा कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि शादी में सिर्फ सीरियस रस्में ही होती हैं। इसमें खेलकूद और हंसी मजाक की भी पूरी जगह है। जैसे तोरण पर पहुंचने पर सास द्वारा झिलमिल की आरती उतारना, पूजा के बाद सोटा सोटी खेला जाता है जिसमें दुल्हा दुल्हन मजे में एक दूसरे पर छड़ी से वार करते हैं। काकन डोरा खोलने के बाद जुआ जुई का गेम होता है। और शादी के बाद दामाद चंवरी यानी मंडप की मिट्टी को पानी में बहाता है, जिसे मांग झांकना कहते हैं। हमारे नोट्स ने इन छोटी छोटी मजेदार डिटेल्स को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है। जीवन का ये पहिया घूमते हुए आखिरकार अपने आखिरी मुकाम पर आ ही जाता है। भाग 5, मृत्यु से संबंधित अंतिम संस्कार। ये 16वां और एकदम आखिरी संस्कार है, अंत्येष्टि। हमारे सोर्स नोट्स में मृत्यु से जुड़े इन रिवाजों को भी बहुत ही सम्मान और डिटेल के साथ रिकॉर्ड किया गया है। इस अंतिम यात्रा की प्रोसेस कुछ इस तरह होती है। शुरुआत अर्थी से होती है, जिस पर मृतक को ले जाया जाता है। कुछ खास केसेस में मृतक को एक सुसज्जित मुद्रा में बैठाकर गाजे बाजे के साथ ले जाते हैं, जिसे बैकुंठी कहते हैं। रास्ते में आधेटा की रस्म की जाती है और शमशान पहुंचने पर उत्तराधिकारी द्वारा कपाल क्रिया होती है, जहां मृतक के सिर पर घी और नारियल जलाया जाता है। ये जो आधेटा की रस्म है ना, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब शमशान घाट का आधा रास्ता पार हो जाता है तो अर्थी को थोड़ी देर के लिए जमीन पर रखते हैं और उसकी डायरेक्शन पलट देते हैं। मतलब सिर जो पहले आगे था वो पीछे की तरफ कर दिया जाता है। उसी वक्त जौ के आटे से बने पिंड चारों दिशाओं में बिखेरे जाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबॉलिक कदम है जो इस भौतिक दुनिया से पूरी तरह मोहभंग होने को दर्शाता है। अगर हम फिर से अपने ओरिजिनल सोर्स की तरफ देखें तो मृत्यु के बाद जो कम्युनिटी दावतें और रिवाज होते हैं, उनका बहुत ही साफ विवरण मिलता है। ये सिर्फ शोक मनाने का समय नहीं था, बल्कि परिवार और समाज के इकट्ठा होने और कुछ तय सामाजिक नियमों को निभाने का समय भी था। अब इस विरोधाभास को देखिए। ये याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक भी है। एक शब्द है मौसर, जिसका मतलब है वो ट्रेडिशनल मृत्यु भोज जो परिवार वाले किसी के जाने के बाद रखते हैं। लेकिन दूसरा शब्द है जोसर। ये बिल्कुल अलग है। जोसर वो दावत है जो कोई इंसान अपने जीवित रहते हुए ही अपनी ही मृत्यु के नाम पर खुद होस्ट करता है ना? एकदम अनोखी बात। इस पूरी जर्नी के आखिर में कुछ और स्पेसिफिक रस्में आती हैं। दाह संस्कार के तीसरे दिन फूल चुगना होता है, यानी अस्थियां चुगना। नोट्स में खास तौर पे लिखा है कि सहरिया जनजाति में इसका बहुत महत्व है। आदिवासी कम्युनिटीज में मृत्यु भोज को लोकोई या मेख कहते हैं। 12वें दिन से ठीक एक रात पहले डांगडी रात का जागरण रखा जाता है और फाइनली 12वें दिन गंगा प्रसादी होती है, जहां पवित्र गंगा जल बांटकर शोक के खत्म होने का फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो ये थी अंत्येष्टि, 16वां संस्कार, भौतिक दुनिया में इंसान की यात्रा का एकदम फुल स्टॉप। इन 16 संस्कारों के इस पूरे सफर को देखकर मन में एक सवाल जरूर उठता है। जन्म से पहले शुरू होकर मौत के बाद तक चलने वाले ये तमाम रीति रिवाज, क्या ये सिर्फ समाज को एक ऑर्डर में रखने के नियम थे, या फिर इंसान के दिमाग को जिंदगी के हर नए बदलाव के लिए तैयार करने का एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक तरीका? सोचिए जरा कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन पड़ावों के असली मतलब को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ आए हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।